क्या हो रही है ये आपको समझना है कि आप ये पूरा रिसर्च जो आपका टॉपिक है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली उसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं कि आप क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। सो वो मैं आपको डिटेल्स में अभी बताऊंगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी मींस हाउ अ रिसर्चर सिस्टमेटिकली डिजाइंस अ स्टडी, जो आपका डिसर्टेशन है, टू इंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट्स that address the aims and objectives of the research. For example, what data you will be collecting and what data you will not. Means whatever data is relevant to your study, you will collect only those data. Then who to collect it from, किससे आप ये data लेंगे, उसको सैम्पलिंग डिजाइन कहते हैं। कि आप सपोज कीजिए आपकी कोई स्टडी है जिसके अंदर आप सिर्फ रिसर्च स्कॉलर लेना चाहते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि अगर सैंपल साइज बड़ा होता है तो आप सब सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आप नहीं लेंगे, बल्कि उसमें से फिर चूज करेंगे कि आप रिसर्चर्स को लेंगे, ओनली रिसर्च स्कॉलर्स, या टीचिंग स्टाफ को भी लेंगे। सो ये जो है वो सैम्पलिंग डिजाइन कहलाता है। देन हाउ टू कलेक्ट इट, आप इसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन मेथड्स। देन फाइनली हाउ टू एनालाइज इट। सो ये दीज फोर कंपोनेंट्स आर यू नो कॉल्ड बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये जो आखिरी है हाउ टू एनालाइज इट, दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस मेथड्स। तो ये चार चीजों को आप बेसिस बना के आप अपनी पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाते हैं, और इसी को आप अपने सिनॉप्सिस में भी लिखते हैं। और ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या डेटा लेंगे, क्या आपका सैम्पलिंग डिजाइन होगा, क्या आपके डेटा कलेक्शंस का मेथड होगा, और आप हाउ वुड यू एनालाइज योर डेटा। A good methodology chapter in a dissertation or thesis explains not just what methodological choices were made, but also explain why they were made. आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने यही मेथड क्यों चूज किया है ना। तो वो आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि इस रिसर्च के लिए जो पर्टिकुलरली हमारा टॉपिक है उसके लिए ये बेस्ट सुटेबल मेथड है, इसलिए हमने इसको चूज किया है। So in other words, the methodology chapter should justify the design choices by showing that the chosen methods and techniques are the best fitted for the research aims and objectives and will provide valid and reliable results. अगर आपकी मेथोडोलॉजी सही होगी तभी आपका आउटकम या रिजल्ट जिसको कहते हैं वो आपके स्टडी का, रिसर्च का रिलायबल होगा। A good research methodology provides significantly sound findings, whereas a poor research methodology definitely it will not fulfill your जो आपका ये है क्या कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसके लिए आपके एक अच्छी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको एडॉप्ट करना चाहिए, उसका सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि आपका पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो एक बेहतर रिसर्च हो और उसकी फाइंडिंग्स वगैरह भी एक अच्छी निकल के आए। नहीं तो क्या होगा, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। देन अब इसमें यह है कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या क्या मेथड्स होंगे। सो ऐसे आप देखें अगर तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ methods of data collections. One is called qualitative methods. It comprises of focus groups, observation and case study methods. So इसमें क्या होता है कि आप कोई एक ग्रुप लेकर के उसकी स्टडी करते हैं, या ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपकी स्टडी होती है, या केस स्टडी करते हैं आप किसी लाइब्रेरी का या कोई एक ग्रुप का, ठीक है। Whereas quantitative methods में क्या होता है, it includes verification of documents and records, questionnaire and interview methods. ये सारे methods आपके जो है questionnaire या interview methods वगैरह ये या documents या records, कोई अगर मान लीजिए historical data है या इस तरह का है, उसका जो verification करते हैं वो आपका quantitative methods में आता है।
तीसरा मेथड्स जो है हमारा, वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स। इसमें क्या करते हैं आप कि जो दोनों मेथड्स का बेस्ट पार्ट है वो लेकर के अपने स्टडी के, आपका जो रिसर्च है उसके ऊपर आप वो मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं। सो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेथड्स। इट यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें हम दोनों वो मेथड लेते हैं, क्वालिटेटिव मेथड भी और क्वांटिटेटिव मेथड भी। सो दीज आर बेसिकली थ्री prominent methods of data collection. Then qualitative research refers to research which focuses on collecting and analyzing words, written or spoken, and textual data, whereas quantitative research focuses on measurement and testing using numerical data. Qualitative analysis can also focus on other softer data points such as body language और visual elements. कई बार क्या होता है जब आप जाते हैं क्वेश्चनर लेके और पर्सनली, इसीलिए ज़्यादातर ये एम्फेसाइज किया जाता है कि आप जब कभी भी क्वेश्चनर भरवाने जाएं तो आप पर्सनल लेवल पे जाके भरें। ये नहीं कि आपने किसी को सौंप दिया या आपने ऑनलाइन कर लिए या फिर आपने बाई पोस्ट भेज करके कराया। उसमें क्या होता है कि जिसका आप जो रेस्पोंडेंट है, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं भांप पाते हैं। बहुत सारी चीजें आप पर्सनल उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके बेसिस पर भी आप बहुत सारे इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, बहुत सारे आप फाइंडिंग्स पर पहुंचते हैं कि उसके कहने का मतलब क्या है, क्या अर्थ है। हो सकता है कुछ चीजें आपके इसमें जो आपका सर्वे कर रहे हैं क्वेश्चनर में वो चीजें नहीं आ रही हो, उसके अलावा भी वो कुछ बताना चाहते हैं, कई बार वो लिखना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो आप पर्सनल विजिट करें और पर्सनली उससे रेस्पोंडेंट से अपने क्वेश्चनर भरवाएं। उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारी क्वालिटेटिव आपको डेटा उससे निकल के आता है। So it is quite common for a qualitative methodology to be used when the research aims and objectives are exploratory in nature. For example, a qualitative methodology might be used to understand people's perceptions about an event that took place or a candidate running for president. होता क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में, आपको ना ये सारी चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल है कि आप अगर कोई एक कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है, किसी भी सपोज करिए स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट या किसी नेशंस का प्रेसिडेंट है, तो उसके क्वालिटेटिव पार्ट, उनके और क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, वो सारी चीज़ें निकल करके इस क्वालिटेटिव मेथड में आती है। कॉन्ट्रास्टेड टू दिस क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, अगर हम इसके बात करें क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के, सो इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन द रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कन्फर्मेटरी इन नेचर। जब आप कंफर्म होते हो किसी चीज के बारे में तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं जिसमें आप पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल्स, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी माइट बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहते हैं जो आपने सैंपलिंग का आधार बनाया, जैसे पर्सनालिटी टाइप्स एंड लाइकलीहुड टू कमिट अ क्राइम और टू टेस्ट अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस। However, the mixed this methodology attempts to combine the both of best qualitative and quantitative methodologies to integrate perspectives and create a rich picture. बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा की, ताकि हम उसको दोनों को मिक्स करके और हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सके, हमारा रिसर्च अच्छा हो सके। देन सैम्पलिंग डिजाइन, वो कैसे करेंगे आप? सैम्पलिंग डिजाइन इज अबाउट डिसाइडिंग हु आर गोइंग टू कलेक्ट योर डेटा फ्रॉम। आप किससे डेटा लेने जा रहे हैं, किसको आधार बना के आप डेटा ये करेंगे, तो ये भी आपको तय करना पड़ता है अपने रिसर्च में। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी लाइब्रेरी को लेकर के किया, तो आप यूजर्स को लेकर के किया, तो आपको ये उसमें तय करना है कि हमारा सैंपल कौन होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिसर्च स्कॉलर होंगे तो कितने परसेंट होंगे, टीचिंग फैकल्टी है तो उसका हम कितना परसेंट ले रहे हैं। सो ये
सैम्पलिंग डिजाइन होता है। देयर आर मेनी सैंपल ऑप्शंस बट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सैम्पलिंग आर probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling means that you use a completely random sample from the group of people, जिसमें ये नहीं होता है कि जितना का जितना है 100% हम लेंगे, बल्कि हमने अगर 10% कहा तो किसी भी वेरिएबल्स का या किसी भी सैंपल का पॉपुलेशन का, तो हम क्या करेंगे उसमें से 10% रैंडम लेंगे। मतलब जो भी हमें मिल गया, हमारा एम्स ये होता है कि 10% हम ले रहे हैं। फर्ज कीजिए कहीं पे एक ग्रुप है 100 लोगों का या 1000 लोगों का है। 1000 अगर है तो 10% अगर हम ले रहे हैं तो वो 100 होगा। सो 100 कुड बी एनीवन। 100 लोग जो भी हमें मिल गए, बिलीव स्टूडेंट्स का अगर हम ले रहे हैं सपोज कीजिए, तो हम 100 बिलीव स्टूडेंट्स 1000 में से कोई भी ले लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। By using a completely random sample, the results of your study will be generalizable to the entire population. ये specific नहीं होगा, बल्कि ये आपका generalized research होगा. In other words, you can expect the same results across the entire group without having to collect data from the entire group, which is often not possible for large group. अब होता क्या है कि ये सैम्पलिंग क्यों करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग? क्योंकि एक माना जाता है कि लगभग सबकी रिक्वायरमेंट्स, सबकी यूजर नीड्स, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारा, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है या पॉपुलेशन है, उनकी एक ही तरह की होगी। और ये कई वजह से कई बार वक्त नहीं होता है इतना, या आपके पास पैसों की कमी होती है, क्योंकि कई बार स्कैटर्ड होते हैं लोग, तो आप उन तक जाना पहुंचना, उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस वजह से लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। Non-probability sampling on the other hand does not use a random sample. इसमें random नहीं करते हैं. For example, it might involving using a convenience sample, which means you would interview or survey people that you have access to, perhaps your friends, family or work colleagues. इसमें क्या करते हैं, वैसे ही लोगों को आप ग्रुप चुनते हैं जो आपको एक्सेसिबल होते हैं easily, rather than a truly random sample which might be difficult to achieve due to resource constraint. With non-probability sample, the results are typically not generalizable. इसमें क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो जनरल रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जो भी आपने ग्रुप लिया है उन सब का आप करते हैं। सपोज कीजिए इसी में आप 100 लोगों का आपने लिया, सपोज कीजिए 100 लोग हैं अगर किसी पॉपुलेशन में, आपने 100 का 100 ले लिया, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ही कहलाएगा। और अगर आपने उसमें रैंडम लिया, जैसे 10%, 15%, 20%, तो वो आपका रैंडम सैंपलिंग होगा। Then data analysis method. So data analysis methods can be grouped according to whether the research is qualitative or quantitative. So it depends on which methodology you are using, whether it is qualitative or quantitative. Popular data analysis method in quantitative research are like qualitative content analysis, thematic analysis, discourse analysis, narrative analysis, grounded theory, then IPA, that is interpretative phenomenological analysis. So these all are the methods of qualitative research. Qualitative data analysis all begins with data coding, after which one or more analysis technique is applied. कोडिंग क्यों करते हैं कि आपने सपोज कीजिए किसी चीज का ये बना लिया कि भाई देखिए ये क्वालिफिकेशन अगर किसी लाइब्रेरियन की होगी तो हम उसको 1 नंबर देंगे, है ना। उसके जो क्वालिटी ट्रैट्स हैं, मान लीजिए कि ये क्वालिफिकेशन होगी तो हम उसको 2 नंबर देंगे, क्योंकि आपका ये डेटा नहीं है एग्जैक्ट, ये क्वालिटेटिव डेटा है, तो इसको आपको कोडिफाई करना पड़ता है कि आप क्या नंबर देंगे, किस तरह से उसको आप एनालाइज करेंगे। Then popular data analysis methods in quantitative research include descriptive statistics, for that means means, medians, modes, वो आप निकालते हैं उसका। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये आपके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। उसके बाद इसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्ट्रक्चरल इक्वेशन, मॉडलिंग, ये सब बड़ा मैथमेटिकल पार्ट होता है। तो जब when you study you will get to know how these are done. Again, the choice of which data collection method to use depends on your overall research aims and objectives.
as well as practicalities and resource constraints. ये सब आपका डिपेंड करता है कि आप जब डेटा कलेक्शन करेंगे तो किस आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके रिसर्च का, और उसकी प्रैक्टिकलिटीज यानी आपको कितना फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है। मान लीजिए आपने कहीं पे ये किया कि भाई क्या कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास समय कितना है, कितना आप कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मान लीजिए 100 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू इफ यू डू नॉट हैव टाइम और इफ यू हैव सम other practical difficulties. So you will have to decide the random sample of that central university. Say for example आपने 10% लिया, तो कौन कौन सी ले लिया आपने यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में से, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज हो उसको आप लें अपने अपने इसमें स्टडी के या रिसर्च के पर्पस के लिए। देन हाउ टू जी सॉरी तो ये पूरा मेथडोलॉजी है, और इसमें हमने देखा हमारे पास शालिनी मैडम ने भेजा था बहुत सारे तो नहीं, मतलब 5-6 सिनॉप्सिस भेजा था। तो जब हमने उसमें देखा तो एक मतलब सरसरी निगाह से देखने पे हमें ये अंदाजा हुआ कि उसके अंदर जो है आप लोगों के उसमें कुछ कमियां हैं अभी भी, शायद वो या तो मैं समझा नहीं पाया आपको ठीक से, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करना है, तो कुछ में हमने देखा कि वो मिसिंग है, कुछ में हमने देखा कि आपका जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर नहीं है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। टॉपिक का सिलेक्शन वो प्रॉपर नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए एक आप ऐसा वेग टॉपिक लेंगे जो पता नहीं चलेगा कि भाई आप करना क्या चाहते हो, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपका रिजेक्शन का या बहुत बार उसमें सजेशन इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सुझाव आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और ये मैं मैडम से शालिनी मैडम से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने PDF फॉर्मेट में भेज दिया है उनको, तो वो आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगी, और ताकि आप उसको जब कभी आपको कठिनाई लगे आप रेफर करेंगे तो आपकी वो परेशानी दूर हो सकती है। बाकी मैं अपना ईमेल आईडी भी मैडम को शेयर कर दूंगा, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है, अगर मैडम चाहें तो ये भी शेयर कर सकती हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको फ्यूचर में भी आती है तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। एक जो मैं बता रहा था इनका था क्या कहते हैं कि पूनम साव का, मैडम से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये सिनॉप्सिस भी उस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दें। ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने और काबिले तारीफ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सारे पार्ट उसमें कवर किए हैं। एक जगह सिर्फ इसमें हमें, अगर पूनम यहाँ पे हैं तो शायद एक वर्ड इनका छूट गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो आपने पहला पॉइंट लिखा है, टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ICT, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू नो द बेसिक नॉलेज ऑफ या टू स्टडी द बेसिक नॉलेज ऑफ, ये एक वर्ड आपका छूट गया है इसमें, अमंग गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू, क्योंकि ये क्या बेसिक नॉलेज करना चाहता है, तो एक वर्ड छूट गया, बाकी बहुत परफेक्टली ऑल राइट है। यू हैव कवर्ड, थैंक यू सर, all the points which good synopsis should contain। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और आपने जिस तरह से हमने बताया था आपको कि किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना चाहिए, वो भी हमने उसमें हमें वो देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों का मैंने जो 4-5 और आए हैं उसमें मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया है कि जब वो ऑथर का लिखते हैं, मैंने बहुत कैटेगरिकली बोला था वहाँ पेज नंबर नहीं लिखना है, आपको ईयर लिखिए। ईयर क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि उससे जो एक आपकी जो एग्जामिनर है या जो आपका थीसिस रिव्यू कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि आपने कितना करेंट जो है आपने मटेरियल अपने इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए यूज किया है। क्योंकि ईयर अगर आप मान लिया देंगे उसमें 2020
या 2021, तो उससे ये पता चलेगा कि आपने लेटेस्ट आर्टिकल्स जो है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में शामिल किए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें मैडम का जो मकसद था ये पूरा का पूरा ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का, कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो हाउ टू राइट द सिनॉप्सिस एंड हाउ टू राइट द डिसर्टेशन पर्टेनिंग टू योर MLIS जो आपका ये कोर्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत डिफिकल्टी आती है, खुद हम लोगों को भी जब शुरुआत में लिखना पड़ा था सिनॉप्सिस वगैरह, तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे हम स्टार्ट करें, क्या क्या उसमें शामिल करें, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, और हमें यही पता नहीं होता था कि यार सिनॉप्सिस में हम क्या लिखें। तो सिनॉप्सिस में बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी बताया है, शायद कुछ लोग नहीं होंगे उस दिन, सिनॉप्सिस ये है, एक ब्लूप्रिंट है आपके रिसर्च का पूरा जो डिसर्टेशन का, कि आप कैसे हाउ यू विल कैरी आउट योर रिसर्च वर्क, किस तरह से आप करेंगे, वो जानना चाहते हैं आपके जो आपके जहां आप उसको सिनॉप्सिस जमा करेंगे, वो जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपका जानना चाहते हैं कि आप क्या रिसर्च वर्क करेंगे आपके साथ। वो चाहे आप फिर एमफिल करें चाहे PhD करें, एवरीवेयर द सेम मेथोडोलॉजी इज फॉलो, सेम इसी तरह से आपको लिखना है, पैटर्न विल रिमेन द सेम, ओनली आपका जो है वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। ऑब्वियसली अगर एमफिल के लिए आप कोई डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो उसके पेजेस ज्यादा होने चाहिए, जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, एक मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद आपको PhD थीसिस के लिए अगर अपना लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये होगा कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ, उसमें हो सकता है कि आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है हंड्रेड्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप कर पाएंगे उतना अच्छा वो रिसर्च को ऑथेंटिक माना जाएगा कि आपने इतनी बुक्स इतने जर्नल्स आपने जो है कंसल्ट किए हैं जो आपके स्टडी से रिलेटेड थे, जो आपके रिसर्च से रिलेटेड थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा पिछले 2 दिनों से जब हम लोग ये बात कर रहे हैं। अगर कोई दुश्वारी होगी आप आगे भी पूछ सकते हैं, आज पूछना चाहें आज भी पूछ सकते हैं, और एक पार्ट अगर मैडम की इजाजत होगी तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली उसको डिस्कस करना चाहूंगा। मे बी दैट इज नॉट यूजफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मगर एज अ MLIS स्टूडेंट दे शुड नो इट। जो मेंडले का एक था हमारा, मैंने एक बार मैडम को पहले भी कहा था, वो एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, बहुत ही इफेक्टिव है, और वो एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल वी शुड नो। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं वो बता दूंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हो और मैडम इजाजत दे तो। सर ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, आपके पास अगर टाइम है तो हम सब आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं। बस आप देख लीजिए, आपका कोई एंगेजमेंट ना हो तो आप मंडली भी बता सकते हैं। और सर उससे पहले कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा था कि इग्नू का स्टडी मटेरियल से अगर कोई कंटेंट वो लेते हैं तो उसको रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, और नेट वाली तो मैंने बता दी कि अगर वेबसाइट से लिया है कहीं से अगर तो उसको किस तरीके से, ये दोनों चीजें इन सबका क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा सर। जी जी जी, देखिए इग्नू के मटेरियल का जहाँ तक ताल्लुक है तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर कोई ऑथर, मेरे ख्याल में सच देखिए असल में है क्या कि आपको एक रेफरेंस साइट करना है, जहां से भी आप लेते हैं उसका मेथोडोलॉजी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कैसे करेंगे, उस पर हमने अभी नहीं देखा, मैं बाद में मैडम को शेयर कर दूंगा। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके। तीसरा क्वेश्चन एक और डायग्राम का था मैडम, उस दिन किसी ने डायग्राम पूछा था शायद। डायग्राम भी पूछा तो डायग्राम बेसिकली होता है कि जो भी आप मान लीजिए कि किसी चीज का फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल्स हमें बताना है, तो जो रिटन पार्ट के अलावा अगर हम कुछ उसके ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि ऊपर जो है हमारा सबसे पहले, अगर हम हायरार्की को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर में हमारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन होंगे, उसके नीचे फिर डेप्यूटी दो पैरेलल उसके दो, अगर डिप्टी लाइब्रेरियन है 4 डिप्टी लाइब्रेरियन है तो उनको हम ग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि उसमें 4 डिप्टी लाइब्रेरियन है। फिर अगेन उस डिप्टी लाइब्रेरियन के अंडर में कौन कौन लोग हैं उसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को जो है वो डायग्राम कहते हैं।
बाकी 2 चीजों के लिए मैडम मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्ट मुझे बताने के लिए मुझे रेफर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, जी आप जब भी शेयर करेंगे मैं इनको ग्रुप में दे दूंगी। जी जी, मैं वो शेयर कर दूंगा। और कोई यस सवाल सर। हो तो बताइए उसके अलावा। और किसी ने ये पूछा था सर कि वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कैसे लिखना है, इस तरह का सवाल फौजी भी कर रहे थे। जिसने भी ये पूछा है आप खुद भी सर से पूछ सकते हैं, नहीं, चैट बॉक्स में अभी लिखा है किसी ने। मैं समझा नहीं मैडम, पोर्ट्रेट या मुझे भी, लैंडस्केप। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आई नहीं थी मैडम, बात में। देखिए ये पूरा का पूरा जो इनको लिखना है वो मेरे ख्याल में लैंडस्केप में नहीं करना है। ये आई थिंक अगर ये सवाल है उनका, तो ये सब इसके क्या कहते हैं कि पोर्ट्रेट साइज में लिखना है, यानी A4 साइज जो भी डिफाइंड होगा वो सारी चीजें इनको फॉलो करनी होगी। जैसे फॉन्ट साइज के बारे में कहा, वो सब उसमें दिया हुआ है, A4 साइज है। आई थिंक अगर इसके इसके लिए रिलेटेड है तो इनको वो फॉलो करना होगा जो स्टैंडर्ड है इनको। और सर ये चांदनी और डॉली जानना चाहती हैं कि उनके इसमें क्या दिक्कत है, उनके सिनॉप्सिस में कहाँ पे प्रॉब्लम है। जी मैंने वो लिख के भेजा था मैडम। हाँ, जो मुझे सबके साथ में है उनका, वो जी मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगी उनको, जी मैडम, कहाँ जी पे मैडम, उनको करेक्शन की जरूरत है। जी जी, वो मैंने कैटेगरिकली लिख दिया था उसमें। जी जी, मैंने देखा है सर। जी, लेकिन यह है कि एटलीस्ट इनको एक आइडिया तो हुआ कि हाँ कैसे करना है या क्या चीज होती है। कई हम्म। बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है उसमें, कैसे हमको शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, वो सारी चीजें एटलीस्ट इनको ये पता चलेगा। और एक सेकंड मैडम, हाँ मेंडले के बारे में मैं तो मेंडले के लिए 10-15 मिनट में मैं इनको अगर बता दूं तो मेरे ख्याल जी में जी सर। आई थिंक इनके कोर्स के लिए भी और वैसे भी जानना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वेरी रिसेंट टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरीज विच एवरीवन शुड नो। ठीक है मैडम, तो एक मिनट यस सर, दीजिए, यस सर। मैं एक मिनट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है सर, ठीक। शेयर कर देता ओके। हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप स्क्रीन विजिबल है मैडम? यस सर, विजिबल है। ओके, so basically Mendeley is a reference management tool। Just a minute, बीच में कोई ये करते हैं चेंज, कुछ दिक्कत है, एक मिनट मुझे दोबारा करना पड़ेगा मैडम, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। So Mendeley is basically a reference management tool, which you can download from the internet. It is free, and it is also an academic social networking tool. So it can manages the references effectively with the help of Mendeley. It can find relevant papers based on what you are reading. It can add papers directly from your browser. You can also access your paper, accesses your paper or library from anywhere. It saves the time and efforts on managing the articles and references. It also provides eases in citations. It generates bibliography automatically. I will show you practically how you can generate the references or bibliography automatically. Mendeley supports all browsers like Google Chrome, Mozilla, Firefox, etc. You can also learn to work with researchers. If you are doing some research, you can know who others are doing the research in the same areas, so you can connect with them. So these are the benefits of Mendeley. So what you have to do, you have to go into the first you can log into your Google. You can open Google site, and then you can type Mendeley. यहाँ पर आपको you will get an option to download your Mendeley desktop. इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक Mendeley डिस्प्ले का पेज खुलेगा। वहां पर
आपको क्रिएट करना होगा एक फ्री अकाउंट। एज यू कैन सी ये मैंने जो सर्कल किया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देन आपको वहाँ पर ईमेल आईडी मांगेगा, वो आप अपना ईमेल आईडी देके कंटिन्यू करिए। उसके बाद आप उसमें अपना नाम, फैमिली नेम और पासवर्ड डालने के बाद इसको जब नेक्स्ट करेंगे तो कंटिन्यू टू मेंडले ऐसा करके आपको एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिसमें आप अपने एरिया ऑफ आपका जो इंटरेस्ट है वो डाल सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन है या कोई और प्रोफेशन है आपका प्रोफेशन, वो डाल सकते हैं। देन उसके अंदर आपको किस डिसिप्लिन में ये आता है, मैंने अपना आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज डाला है। सिमिलरली यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू जो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या होगा कि ये आपका एक क्रिएट कर देगा मेंडले अकाउंट। यहाँ यू कैन सी ये मैंने सर्कल किया हुआ है सुफियान अहमद, सुफियान, चूंकि इसमें फैमिली नेम डाला हुआ था। तो इस तरह से आपका ये, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज। तो क्रिएट होने के बाद उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इंस्टॉल करने के लिए आएगा, वो आप इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद ये फिनिश करके ये आपका, फिर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना होगा, फिर से उसका पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट आपको ये लाइब्रेरी खुल जाएगी यहाँ पे। तो ये आपकी मेंडले लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे ये मेन्यू आपको आएंगे। ये सबसे पहले जब व्हेन यू विल क्लिक ऑन फाइल, यहाँ पे आपको ऐड फाइल करने के लिए आएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन ऐड न्यू आर्टिकल्स। आप कोई भी आर्टिकल जो आपके डेस्कटॉप पे है या कंप्यूटर में कहीं पर भी है जिसको आप अपने रिसर्च में रेफर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन आप ऐड फोल्डर में ऑप्शन में आप पूरा का पूरा फोल्डर, अगर मान लीजिए आपने एमलिप डिजर्टेशन का एक फोल्डर बनाया तो वो पूरा का पूरा फोल्डर, उसमें चाहे 10, 20, 50, 100 जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आप इसमें मेंडले लाइब्रेरी में उसको ऐड कर सकते हैं। एक सेकेंड। उसके बाद वॉच फोल्डर में है कि आप वो सारा का एक कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है। इसमें वॉच फोल्डर में ये होता है कि आप उसमें जो कुछ भी बाद में ऐड करेंगे वो भी इसमें आ जाएगा आपके लाइब्रेरी में, मेंडले लाइब्रेरी में। उसके बाद कोई मैनुअल अगर एंट्री करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास आर्टिकल नहीं है, हार्ड कॉपी में है, उसका सिर्फ रेफरेंस आप करना चाहते हैं, इसमें बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन देना चाहते हैं, डिटेल्स देना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे जो एक सिंक्रोनाइज योर लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, सो इट विल अलाउ यू टू एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इफ यू सिंक आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स इन मेंडले लाइब्रेरी। तो ये सारे इसमें फंक्शंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें दो चीजें आपको करनी होगी इसमें काम करने के लिए। एक तो इसमें आता है इंस्टॉल, जहाँ पे ये आपका टूल्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो चीजें आपको करनी होगी। इंस्टॉल वेब इंपोर्टर। सो ये क्या करेगा, इट विल अलाउ यू टू इंपोर्ट द आर्टिकल डायरेक्टली फ्रॉम द वेब टू योर मेंडले लाइब्रेरी। वो क्या करेगा, जो कुछ भी अगर आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे और उसको चाहेंगे, वहाँ पर एक राइट हैंड पे आपके ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी ये मेंडले लाइब्रेरी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आप यूज करना चाहते हैं अपने रिसर्च में। इसके बाद एक एमएस, एक सेकंड, हाँ, वेब इंपोर्टर कैसे करेंगे, वहां पे आपको अगला ऑप्शन आएगा, गेट वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम। नेक्स्ट आप करते जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन आपका यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम। इसको ऐड कर देंगे तो ये क्रोम में आपके जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे होंगे उसमें आपका, हमने क्रोम यूज कर रहे थे हम, इसलिए इसमें क्रोम करके आ रहा है। इसके बाद उसको ऐड एक्सटेंशन कर देंगे तो ये आपका मेंडले वेब इंपोर्टर जो है इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर आपके ब्राउजर के साथ। इसके बाद आपको एक करना पड़ेगा एमएस वर्ड प्लगइन। ये क्यों करना पड़ेगा, सो इट विल, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें ये इट विल अलाउ यू टू इंसर्ट द साइटेशन विद इन द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड फाइल। ये कैसे होता है, ये हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि किस तरह से जब आप डिजर्टेशन या कोई आप ना थीसिस लिखेंगे उस वक्त कैसे यूजफुल होगा, कैसे आप कोई आर्टिकल लिखेंगे वहां पर इन
इन-टेक्स्ट साइटेशन कैसे आप दे सकते हैं। मैनुअली दिस वर्क वाज वेरी डिफिकल्ट, नाउ द मेंडले हैज मेड इट वेरी इजी फॉर रिसर्चर्स टू डू ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद ये आपको चेक फॉर डुप्लीकेट भी बताता है। अगर कोई एक बार आपने आर्टिकल इसमें डाउनलोड कर लिया, दोबारा करेंगे तो ये आपको डुप्लीकेट शो करेगा और ये दोबारा से उसमें आपके नहीं डाउनलोड होगा, क्योंकि इसकी भी लिमिट है। 2 GB आपको फ्री स्पेस मिलता है मेंडले के अंदर। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एक कंफर्मेशन आएगा इस तरह का। यहाँ पर आप यू कैन सी, ये हमने जो ये रेड से जो सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर एक इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा होगा ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब है कि ये आपका वर्ड प्लगइन कॉन्फ़िगर हो गया, इंस्टॉल हो गया है। अब आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से आप यूज करेंगे इसको, दैट आई विल शो यू। तो जिसके साथ ये मेंडले का एक ब्रीफ जो आपको इंट्रोडक्शन था या इसके बारे में, आप जब आप यूज करेंगे तो आप एक बार आपको डाउनलोड करना होगा उसको, जो भी प्रोसेस हमने बताया है। अगर आप चाहेंगे तो ये वाला हम ये भी शेयर कर देंगे मैडम को, ताकि ये आपको हेल्पफुल हो। और कैसे इसको वर्ड में यूज करते हैं वो हम अलग से दिखाना पड़ेगा इसको बंद करके, क्योंकि एक बार में एक ही चीज शेयर हो सकती है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी। सुन पा रहे हैं आप लोग? अंशु, आपको कुछ पूछना है शायद, हैंड रेज किया है आपने। अंशु जायसवाल। मैम वो ग्रुप कौन सा ग्रुप है जो PDF शेयर करते, उसमें ऐड कर दीजिए मुझे मैम। उसके लिए आप अलग से मैसेज करिएगा। इस बीच में अभी जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है उससे कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो बोलिए, ये ग्रुप की बात अभी मत करिए। दीपक, आपको कुछ बोलना है? यस मैम। हाँ, आपको कुछ समझना है, सर से पूछना है कुछ? सर से मैम आपने पिछले बार बताया था कि सर से कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो जैसे सर ने अब ये लाइब्रेरी के बारे में ही है मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे सर से पूछना ये था सर कि जैसे ये एमलिस करने के बाद आप कौन सा कोर्स जैसे प्रेफर करेंगे, जैसे किया जा सके, जैसे फर्दर कुछ और अच्छा किया जा सके इस फील्ड में? देखिए, 1 साल का आपको रिकॉग्नाइज्ड जो है कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा करना चाहिए। अच्छा, या पीजीडी लैन कर सकते हैं आप, इससे बहुत रिलेटेड है, क्योंकि आप इंग्लिश। हेलो, पीजीडीसीए भी कर सकते हैं आप। इग्नू में भी एक कोर्स है, पीजीडीलान भी है इग्नू में, पर यहाँ रीजनल सेंटर पटना में नहीं है। आप सर्च कर लेंगे तो पीजीडीलान तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। और पीजीडीसीए करने से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्किल है आपका वो इन्हांस होता है। और उसके साथ भी जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आपसे ये मांगा जाता है कि आप कंप्यूटर ट्रेंड हैं कि नहीं। उसके लिए अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने किया है तो आपको प्रेफर करेंगे वहाँ पे इंटरव्यू में और आपके सिलेक्शन में। मैम मैं प्राइवेट स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर ही हूँ, और मैं ये तो मतलब जैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, DCA करके एक डिप्लोमा आता है, मैंने वो किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैम, लेकिन जैसे इसके अदर फर्दर में अगर कुछ और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ और करना हो तो मतलब, और अभी पीजीडीलांग बोल रही हैं मैम, उसके बारे में थोड़ा। जो है वो लाइब्रेरी के लिए ही है, जो सर ने खुद भी किया हुआ है, उसके बारे में सर ही बता पाएंगे। पर ये मैंने देखा है कि पीजीडीलान कोर्स करने से जो लाइब्रेरी में कोई भी जॉब करना चाहते हैं, या तो आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको एक अलग से कोई सपोर्टिव कोर्स जरूर करना चाहिए, जिससे आपको बाद में आपके करियर में वो आपको हेल्प करे। ये तो एक बेसिक जरूरत है कि एमलिस करना है आपको या बीलिस करना है आपको लाइब्रेरी साइंस में जानने के लिए। पर जॉब के लिए आपको अलग से एक कंप्यूटर की डिग्री और प्लस पीजीडीलान अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सिर्फ पीजीडीलान कर ले, और अगर आपका कंप्यूटर पार्ट जो है वो आप अच्छे से कर लेते हैं हैंडल, तो किसी भी लाइब्रेरी के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज आपको कंप्यूटर का नहीं चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको दिखाने में वो जो बोर्ड होता है जहाँ आप बैठते हैं
तो उसको आप कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ आपको है, आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आप इसको डील भी कर सकते हैं। सर माइक्रोफोन आपका ऑन ऑफ हो गया है अहमद सर। जी 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 सॉरी। हाँ हाँ मैडम, अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिर्फ मैंने एक डीएसएसबी के अंडर देखा है, जो आपके दिल्ली में जो स्कूल की वैकेंसी आती है, वहां पर वो बीली प्लस 1 साल का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा मांगते हैं कंप्यूटर कोर्स का। उसमें आपको पीजीडी लैन या कोई भी 1 साल का जो रिकॉग्नाइज्ड हो। बार बार मैं रिकॉग्नाइज्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्राइवेट से किए हुए अगर वो एफिलिएटेड नहीं है कहीं से, वैलिड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है मतलब, तो वो फिर उसको कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे आप 1 साल का करें कोर्स या 2 साल का कोर्स करें। एक स्किल होना अलग बात है। आपको हो सकता है कंप्यूटर बहुत अच्छा सिखाया गया हो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन हमेशा ये चेक कर लीजिएगा जहां से भी आप कर रहे हैं, अगर प्राइवेट से खास तौर पे, तो वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं कहीं कहीं गवर्नमेंट के इससे, नहीं तो वो आपको फिर बाद में परेशानी होगी, उसको नहीं माना जाएगा। इसलिए कभी भी पीजीडी लाइन वगैरह करना हो, इग्नू से करिए, किसी और यूनिवर्सिटी से करिए, तो वो आपको 1 साल का जो कंप्यूटर कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। सर PGD line। अगर जैसे मैंने जो डीसीए किया हो उस बेसिस पे मेरे पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्कूल में टीचिंग का, जी। तो वो कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कंप्यूटर टीचर का सर? कंप्यूटर टीचर का वो लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस मांगते हैं कई जगहों पे, 2 साल का। तो अच्छा, देखिए वो तो है। कंप्यूटर टीचर का होना, वो टीचिंग तो हो गया आपका, लेकिन अगर लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो फिर नहीं मानेंगे आपका। तो इसलिए लाइब्रेरी फील्ड का होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन चूंकि दिल्ली की बात अगर हम करते हैं, तो दिल्ली में चूंकि आइदर है कि या तो 2 साल बीली और 2 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी का होना चाहिए, या फिर आपका बीली प्लस 1 साल का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर। दिलांग हेलो करके सर। थोड़ा सर जैसे एमलिस करने के बाद फिर जैसे बहुत सारा चीज में जो है एक्सपीरियंस मांगो, वो एक्सपीरियंस हम कैसे लेंगे सर? देखिए बहुत जगहों पे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी निकलते हैं, सर बहुत वो सारे। पता नहीं चल पाता है लेकिन हम लोग को। अच्छा, LIS फॉरम करके है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके ना मेल आईडी वगैरह मांगेंगे उसमें, LIS फॉरम करके है। तो उसमें क्या होता है कि आपने उसमें ग्रुप में ऐड हो गए, तो वो आपको मेल करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है। इसके अलावा सर अगर आप आप शेयर कर दीजिएगा ना हाँ, फास्ट मैं लिंक। कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह का भी देखा होगा कि क्लासिफाइड जॉब, क्लासिफाइड का आता है बहुत जगहों पे, उसमें भी आती रहती है वैकेंसीज वगैरह। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, उसमें भी आता है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पे भी चेक करेंगे, गूगल में भी, तो भी आपको वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इंटर्नशिप प्रोग्राम लिखेंगे इन लाइब्रेरीज है, तो वो आपको डिफरेंट जगहों का, अगर नेट पे कहीं पे भी कोई शेयर किया तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, थैंक मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम मनोविराज श्रीवास्तव है। मैं अभी मोतिहारी में प्राइवेट स्कूल में अभी लाइब्रेरियन हूँ, जी। लेकिन बीलिस के दौरान पे सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप की थी 1 साल की कोहा पर। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ पे जो भी 25,000 बुक्स थी उसको हमने ऑटोमेशन किया कोहा के थ्रू। वेरी गुड। तो इस बीच में सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी से सर मौका मिला था डीडीसी को बोरो करने का हम लोगों को। तो सर ये चीज पूछना था आपसे कि जैसे आप जामिया मिलिया में हैं, तो वहाँ पे सर कोहा यूज होता है, सोल यूज होता है, या फिर क्या यूज होता है? अभी हम लोगों ने माइग्रेट किया है कोहा में, पहले यहाँ पे लिसिस यूज होता था। अच्छा सर, दोनों कितना डिफरेंस है एक दूसरे से? अच्छा, रेफरेंस की बात अगर आप पूछें, देखिए बेसिकली कोहा इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, whereas लिसिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो बेसिक डिफरेंस तो ये दोनों में आप प्रोप्राइटरी जानते होंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो वेंडर है वो सोर्स कोड नहीं देता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, और वो चार्जेबल होता है। चार्जेबल इन द सेंस कि आपको शुरू में ही आपको वो परचेज करना पड़ेगा, एज पर मॉड्यूल वो आपका चार्ज करते हैं। मान लीजिए कि आपने सारा मॉड्यूल उनका लिया है, मॉड्यूल में मतलब आपने
कई बार कस्टमाइज मॉड्यूल्स भी होते हैं। कुछ लोगों को होता है कि कैटलॉगिंग हम करेंगे, सर्कुलेशन हम करेंगे, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए मॉड्यूल, या हमारी छोटी लाइब्रेरी है, हमारा कलेक्शन 50,000 है, 1 लाख है, नॉट मोर देन दैट, तो हमारे लिए आप कस्टमाइज आप दे दीजिए सॉफ्टवेयर, हमारे को सारे फीचर्स हों, तो उसी हिसाब से उसकी कीमत वो तय करते हैं और आपसे वो चार्ज करते हैं, निगोशिएट करते हैं। कोहा में ऐसी बात नहीं है, कोहा में ऐसी बात नहीं है। कोहा में ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सब कुछ आपको सोर्स कोड उसका फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी तरह से, जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स है। फिर कोहा में कम्युनिटीज है बहुत सारी, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप बहुत सारी नई चीजें शेयर कर सकते हैं। जो आपने किया है वो आप उस कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं, जो उन लोगों ने किया उसको आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कोहा भी। अब बल्कि गवर्नमेंट बहुत एम्फसाइज कर रही है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब माइग्रेट करें कोहा में, ताकि एक रिसोर्स शेयरिंग का जो है, और एक ही सॉफ्टवेयर जब यूज करेंगे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आसान हो जाएगा उनका यूनियन कैटलॉग वगैरह बनाने में। यूनियन कैटलॉग भी आप लोग जानते होंगे, यस सर, जिसमें ये होता है कि आपने कोई किताब सर्च की तो नीचे आपकी वो सारी लोकेशन आ जाएगा कि कहाँ ये अवेलेबल है, किस किस लाइब्रेरी, इफ इट इज अ यूनियन कैटलॉग, इफ इट इज शेयर्ड बाय एवरी लाइब्रेरी, जो भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये बेसिक वो डिफरेंस है, लेकिन बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर ये भी। और इसमें बस यही चीज है कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कोहा में आपने काम किया होगा, तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टाइज होगी इसमें, क्योंकि इसमें काफी कुछ मतलब अपडेट्स आते रहते हैं। जब आप एक बार अपडेट करते हैं तो नया जो वर्जन आता है या कोई अपडेट्स आते हैं, उसको अगर आप करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स बिगड़ जाती है। तो फिर आपको आना चाहिए कि भाई आप कैसे वो सारी चीजों को दोबारा से कॉन्फ़िगर करें। सर सौरभ का सवाल लेते हैं। सौरभ बहुत देर से हैंड रेज किए हैं। जी मैडम। सौरभ आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम जैसे हमें ये जानना था, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये जो हम लोग को प्रोजेक्ट जमा करना है सर, इसका ड्यूरेशन कब तक का है सर? हम लोग को कब तक जमा करना है ये प्रोजेक्ट? ये मैंने आप सबको बताया हुआ है कि सिनॉप्सिस आपको सितंबर मंथ तक जमा करना है। उसके इवैल्यूएशन में आपका 1 मंथ लग जाता है। अगर सही है तो आप 10-15 दिन में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर करेक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए 1 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद अक्टूबर तक, आप अक्टूबर से लेके कुछ डेट आते हैं आजकल फाइनल कि यहाँ तक ही सबमिट कर सकते हैं। अब कोरोना की वजह से आगे पीछे ये हो सकता है, पर आपको जो आपका रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको फाइनल प्रोजेक्ट जमा करना है, अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपको इसलिए बताया जा रहा है, जैसे कुछ लोग ग्रुप में ये लिख रहे हैं कि हम लोग के लिए तो नहीं है, शायद ये आगे वाला बैच जो हम जून में एग्जाम देगा उसके लिए है। आप सबके लिए है। जिन लोगों ने नहीं जमा किया है उसके लिए भी है, जो अभी जनवरी में एनरोल्ड हुए हैं उनके लिए भी है कि वो सितंबर तक अपना सिनॉप्सिस जो आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप यहाँ से भेज दें हार्ड कॉपी में। ठीक है। अंशु जायसवाल, आपको क्या पूछना है? बोलिए। थैंक यू। अंशु पूछिए। एक मैडम एक सवाल और है चैट बॉक्स में, इन्होंने पूछा है, आई हैव डन DCA, सो कैन आई डू PGDCA और PGD LAN? आप दोनों कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप जिसको भी करना चाहे PGDCA करें या PGD LAN करें, आप दोनों कर सकते हैं। सर मुझे लगता है ये जानना चाहते हैं कि ये इन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है BCA, तो इनको फिर भी करने की जरूरत है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास पूरा डिग्री है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको जी। सर PGD LAN के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए इन सबको कि वो एक्चुअली वो कोर्स है क्या? देखिए, PGD LAN का मकसद मेनली ये है कि उसमें ना आपको जो नई चीजें आ रही थी और नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का है, वर्चुअल लाइब्रेरी का है, ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती है। और कंप्यूटर और लाइब्रेरी दोनों का क्या तालमेल है,
क्या क्या चीज उसकी कैसे मतलब लाइब्रेरी में क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या यूज है, उस आधार पर इसका कंटेंट तैयार किया गया। तो बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है। और अब आप अगर कहीं कहीं देखेंगे तो वो क्या करते हैं, अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो पीजीडी लाइन नहीं मांगते हैं, लेकिन असिस्टेंट लाइब्रेरियन वगैरह अगर यूनिवर्सिटी की कहीं कहीं पोस्ट आती है तो उसमें आप डिजरेबल क्वालिफिकेशन में देखेंगे कि वो पीजीडी लाइन मांगते हैं। डिजरेबल होता है कि मतलब वो तो अच्छा है, उसको प्रेफरेंस मिलेगा, मगर आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसको एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बना दिया जाए, जिस तरह से इसमें लाइब्रेरीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर नोइंग लोगों को। क्योंकि देखिए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर विच यू शुड नो, यू शुड बी वेरी मच कन्वर्सेंट विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी टेक्नोलॉजी। तो इसलिए इस मैम मैंने एक सिनॉप्सिस सेंड किया था तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बोला गया था कि ये टॉपिक बहुत जनरल है। कभी कभी ये भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर हो सकता है कि ऑलरेडी डिसर्टेशन बहुत सारा सबमिट हो गया हो। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं अंशु जायसवाल, मेरे ख्याल में जी। जो यूज ऑफ आईसीटी है ना, वो किसी आप एक यूनिवर्सिटी का लेके करिए। कई बार जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी से कर सकते हो, जैसे बोला गया था कि कुछ पुस्तकालय का रेफरेंस दीजिए, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी से कर सकते हैं। किस पे? खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी कर सकते हैं, समझे। लेकिन जैसे आप मैं सर अभी एक बार विजिट करना होगा कि वहां पर कितना एप्लीकेशन हो रहा है ना इसका। मेरे ख्याल में एक अच्छी रिपोर्टेड लाइब्रेरी है, वो पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत रिपोर्टेड है, तो आप कर सकते हैं। होता क्या है कि आप इतना जनरलाइज टॉपिक ले लेते हैं, वो थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाता है आपका पेपर कि आप थ्योरी लिखेंगे, इसलिए कई बार रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप वाकई कहीं पे करेंगे किसी एक लाइब्रेरी का लेके, तो आपको जा करके उसमें आप देखेंगे, उसका आप सर्वे करेंगे, उसको एसेस करेंगे कि आप उसमें कितना यूज हो रहा है उसका, और वो ठीक ढंग से अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में रिजेक्ट नहीं है। तो सर अभी एग्जाम डेट 3 अगस्त से हो गया, तो सर सिनॉप्सिस तैयार करें या एग्जाम तैयारी, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। भाई ये तो आपको डिसाइड करना है कैसे ये करें। तो आपको करना था ना सर, तो इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। आप जो जून वाले ये लिख रहे हैं कि जिनका जून में एग्जाम है वो क्या करें, क्योंकि सितंबर हमने जो डेट बताया है वो अभी जो फ्रेशली एडमिटेड स्टूडेंट है हमारे उनके लिए है। पर जिन लोगों ने बैक ईयर में नहीं किया अभी तक काम, उनके लिए ये जून के एग्जामिनेशन के लिए 15 लास्ट डेट है, 15 जुलाई, जिसमें फाइनल प्रोजेक्ट जमा करना है, ना कि सिनॉप्सिस। अगर फिर भी आप नहीं किए हैं तो आप अपने जूनियर बैच के साथ करेंगे, तो जो उनके लिए लागू होता है उसमें ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। कि कभी भी कोई चाहे तो अपना सिनॉप्सिस नहीं जमा कर सकता, और जब भी मन करे तो कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। उसका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो सितंबर तक करेंगे। कभी भी आप भेजेंगे तो वो इवेलुएट होके नहीं आएंगी, फिर आपको उसको रखा रहेगा, जब जूनियर बैच का आएगा उसके साथ ही इवेलुएट होके आपको मिलेगा। तब आप ये लिखने लगते हैं कि हमने भेजा था पर मुझे तो 1 महीने से मिला ही नहीं अप्रूवल। तो इस तरीके से काम नहीं होती यूनिवर्सिटी में। जो आपको दिया जाता है और टाइम बाउंड एक्टिविटीज है उसके बीच में ही आपको करना चाहिए। अभी से जब ये जनवरी वाले बैच के स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं अपना सिनॉप्सिस, तो इनके साथ लेट नहीं होगा। पर जो 20 के हैं या 19 के बच्चे हैं, उन लोगों ने अगर अब तक नहीं किया है कुछ भी, तो आपको जनवरी वाले बच्चों के साथ ही सबमिट करना चाहिए, ठीक है। और कोई मोइनुद्दीन हाथ उठा रहे थे, बताइए, कुछ पूछना है मोइनुद्दीन? यस मैम, जैसे हाँ। मेंडले का सर यूज किया जाता है तो उसमें आर्टिकल को सर्च और उसको यूजफुल मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे इस रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में सर से पूछना था। नहीं मोइनुद्दीन क्या पूछ रहे हैं, कैसे रिसर्च में यूज कर सकते हैं? यस सर। हाँ वो मैं दिखाना चाह रहा था, मतलब मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हैं कि उसको साइट कैसे करते हैं मेंडले के यस सर। की हेल्प से, है ना। मैं देखता हूँ अगर Yes, sir, yes, sir. वर्ड में कनेक्ट कर पाया तो उसमें मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले कोई और सवाल है तो ठीक है, नहीं तो वो मैं एक बार करके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा हेलो अगर सर। हो पाए। जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग राखी। हमने सर आरसी सेंटर में जाके पता की थी, तो वो हमको एक सर ने बोले थे जो, तो हम एग्जाम के टाइम तक भी सिनॉप्सिस सबमिट कर राखी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हमसे बात करिएगा अलग से।
सर ये इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो एक मिनट मुझे अच्छा मैडम, हाँ मैं इनको अभी वर्ड में दिखाऊं करके कोशिश करूं, शायद हो जाए यहाँ से कनेक्ट। सर बता दीजिए प्लीज। एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। मोइनुद्दीन ने पूछा है जी, कि जी। पीजीटी लाइन के साथ पीएचडी कर सकते हैं या नहीं। पीजीटी लाइन के साथ पीएचडी, हाँ पीएचडी कर सकते हैं। देखिए कोई भी कोर्स एक वक्त में 2 रेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए, ये ध्यान सर एक रखिएगा। डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस डिस्टेंस में जैसे कर सकते हैं, एक पीजीटी लाइन डिस्टेंस में कर लीजिए, रेगुलर कर लीजिए पीएचडी। यस पीएचडी के लिए मैं यस एडवाइस करूंगा कि आप रेगुलर करिए। यस सर, पीएचडी रेगुलर करने के लिए सोच रहे हैं। जी, अच्छा आपको ये वर्ड जो स्क्रीन है ये वर्ड का, ये विजिबल है? सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। ये मैं एक इनको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेंडले काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक लिखना शुरू किया, मान लीजिए कि हमने कोई डिसर्टेशन या हमने थीसिस कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब मान लीजिए हमको इसमें इंटेक्स, आप लोग ये जानते होंगे कि इंटेक्स कैसे रेफरेंस साइट किया जाता है। पहले ना मैनुअल साइट करते थे, है ना। अब यहाँ पे अगर हमने कोई आर्टिकल पढ़ा है सपोज कीजिए, और हमें इसमें रेफरेंस देना है, यहाँ इंटेक्स साइटेशन देना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मेंडले हमारा इंस्टॉल होना चाहिए हमारे इस डेस्कटॉप पे। फिर हम रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन, ये आपको दिख रहा है इंसर्ट साइटेशन। यस सर। ये हम इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट खुलने में कभी कभी टाइम लगता है, जस्ट मिनट। इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे मेंडले लाइब्रेरी को खोलेगा। ये देखिए इस तरह से, इस पर हम ओके करेंगे या गो टू मेंडले करेंगे, दोनों में एक ही चीज आएगा। गो टू मेंडले, यहाँ जो भी हमने आर्टिकल पहले से अब ऐड किया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे ऐड में जा करके या फाइल के साथ ऐड करिएगा। यहाँ पे ऐड दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मैंने कुछ आर्टिकल्स ऐड किए हुए हैं अपने मेंडले लाइब्रेरी में, ठीक है। अब हमने मान लीजिए कि हमको ये बुक्स है, ये बुक है नीला मेघन ए की, ये वाली हमें इसके अंदर साइट करना है, इंटेक्स साइटेशन करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद इसके ऊपर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब आप ऐड करते हैं ना उस टाइम में यहाँ राइट हैंड पे जो इसका बिब्लियोग्राफिकल डिटेल दिया हुआ है वो कई चीजें नहीं भी आती हैं कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर आपको इसको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। जैसे ईयर है 1990, वॉल्यूम है 6, इशू है 2, इसका पेजेस है 77 से 80। तो इस तरह का एक जस्ट हमने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया और ये ठीक होना चाहिए आपका बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस, तभी आपका बिब्लियोग्राफी वगैरह ठीक से आएगा, नहीं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो मिसिंग रह जाएगी। अब आप इसको जी, आपकी स्क्रीन सर आगे नहीं बढ़ पा रही है सर, देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम होती है। ओके 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 ओके, सो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, नेक्स्ट वे नहीं होती है। एक सेकंड, आगे नहीं जा रहा है। एक सेकंड, इसमें हम स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा हमें करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। एक एक करके हमें जाना पड़ेगा, सॉरी। अब आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये सॉरी ये आर्टिकल हमें साइट करना है। अभी दिख रहा है ये नीला मेघन ए 1990, हाँ दिख रहा है। ठीक है। इसके ऊपर जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर यहाँ देखिए, ये दूसरी प्रॉब्लम आती है। एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन होता है, चेंज नहीं हो पा रहा है।
एक्चुअली जब हम शेयर करते हैं ना तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि वो मैं ऐसे आपको मैनुअल बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है साइट का। ये जहाँ सिंक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर साइट करके आएगा, साइट CIT, यानी साइट करिएगा। जब उस पर आप ओके करिएगा तो ये आर्टिकल वहाँ साइट हो जाएगा। ये इसमें अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, जस्ट यहाँ पे हम दोबारा करके आपको दिखाना चाहेंगे। एक सेकंड, ऑनलाइन वाले में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। जस्ट देखिए, ये अब आपको ये स्क्रीन दिख रही है क्या? यहाँ पे मैंने साइट किया, वहाँ साइट के ऑप्शन से ये साइट हो गया। नहीं दिख रही सर स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये दोबारा मुझे फिर से करना पड़ेगा। सर चांदनी एक सवाल लिख रही हैं कि एमलिस कंप्लीट करने के बाद क्या करें अगर गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जॉब करना हो तो, PGDCA या PGD लान? देखिए, मैं तो लाइब्रेरी वालों को ये एडवाइस करता हूँ कि PGD लैन करना ज़्यादा बेहतर है PGDCA से। अगर आप लाइब्रेरी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं बेटर है, गो फॉर PGD लैन। सन्नी लिख रहे हैं एक सैंपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे सर, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। कौन सा सैंपल? सिनॉप्सिस का सैंपल? सन्नी बात करिए। मैडम, वो अगर सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं तो जो मैंने बताया था, ये एक लड़की ने सबमिट किया है, पूनम सर ने ग्रुप में डाला हुआ है सर, वो सभी देख सकते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। आई थिंक इसको आप मॉडल बना करके उसी आधार पे आपका जो भी टॉपिक हो आप कर सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों ने बनाया हुआ है पहले से और मुझे भेज शेयर कर चुके हैं, वो खुद भी उसको देख के ये जान सकते हैं कि आपने कहाँ क्या कमी रखी है। जी मैडम, अगर माइन्यूटली देखेंगे, इतना करने के बाद मैं तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैडम कि आपने इतना पेन लिया और इस तरह का आपने कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया है। नहीं तो हम लोग जब कर रहे थे तो हमें कोई बताने वाले नहीं थे इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो ये सब आपको इसका क्रेडिट जाता है मैडम, और जितनी मेहनत आपने की है तो ये बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इनसाइट कैसे हुआ? ये नीला मेघन विद इन ब्रैकेट 1990, ये दिख रहा है ना? तो कहने का मतलब है इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है। और इस पर क्या होगा कि आगे जब हम जनरेट करेंगे यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी बिब्लियोग्राफी जनरेट करता है। इफ यू कैन सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर, यस ये बिब्लियोग्राफी जनरेट हो गया। यस सर। और ये इसमें आप तरह तरह के, यहाँ पे आप जो भी स्टाइल चाहेंगे ना मेंडले में जाके, वो आप पूरा का पूरा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल जो आपको कहता है। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है APA स्टाइल 7th एडिशन, उसके आधार से आप चेंज कर सकते हो इसको। आप A से स्टाइल 7 जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है, उसके बिब्लियोग्राफिकल स्टाइल उसके अनुसार कर सकते हो। शिकागो मैनुअल स्टाइल 17th एडिशन, उसके हिसाब से, है ना। उसके बाद IEEE है। मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आपके रिसर्च का या आपके क्या कहते हैं आर्टिकल का, क्या होता है इसके फायदे क्या क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। कि जब आप मान लीजिए एक जगह कहीं भेजते हैं अपना आर्टिकल और वहां पर कोई और स्टाइल में वो डिमांड करते हैं कि आपको IEEE स्टाइल में भेजना है। जब आपने आर्टिकल वहां भेज दिया, एक तो जब आप कर रहे हैं साइटेशन, जब आप इन-टेक्स्ट साइटेशन करें या आप रेफरेंसेस जनरेट करें, तो विद इन अ मिनट आप हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस कैन बी जनरेटेड, और वो भी आपका एक्यूरेट होगा। whereas manually it becomes very tedious job, very cumbersome job, और it requires lot of your time, lot of your efforts। तो मेंडले का ये फायदा है कि आप बिब्लियोग्राफी वगैरह में तो बहुत अच्छा आपको हेल्प होगा, बल्कि ये पूरा का पूरा आपका जो रिसर्च वर्क है उसको मैनेज करता है, उसमें बहुत सारे फायदे हैं इसके। और हाँ, ये मैं कह रहा था कि सपोज कीजिए कि आर्टिकल एक जगह आपका
एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब उसी आर्टिकल को आपको दूसरे जर्नल में भेजना है। दूसरे जर्नल में जब आप भेजेंगे तो वहां का हो सकता है कि रेफरेंसिंग स्टाइल डिफरेंट हो, अलग तरह का उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा हो, क्योंकि वो लोग दूसरा स्टाइल फॉलो करते हैं। तो विद इन अ सेकेंड आप सेलेक्ट करिए और ये उसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, वो सारा का सारा आपको दूसरे स्टाइल में मिलेगा। ठीक है, या आप इसको डिलीट कर दीजिए, आप स्टाइल चेंज करके दोबारा से जनरेट कर लीजिए। मैं इस पर अभी नहीं दिखा पाऊंगा इसलिए बार बार, क्योंकि ना वो आपको फिर स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। सो जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना था कि हाउ डज इट वर्क, मेंडले कैसे काम करता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे किस तरह से करना चाहिए, कैसे काम करता है ना। तो ये एक वेबसाइट से जो रेफरेंस लिखते हैं उनके बारे में जिन लोगों ने पहले पूछा था, उसके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सिर्फ इन लोगों के नॉलेज के लिए। मैडम, वेबसाइट से अगर कोई रेफरेंस लेंगे ना तो दो चीजें हैं। अगर वो सिर्फ वेबसाइट का वो दिया हुआ है हवाला, कुछ और नहीं है, जैसे उसमें जैसे वेबसाइट से अगर आप कुछ भी लेंगे, वेबसाइट मतलब मेरा कहना है कि वहां पर आर्टिकल भी हो सकते हैं। अगर वो आर्टिकल है, अगर वो पूरी की पूरी पीडीएफ बुक है, तो आपको पीडीएफ का पूरा हवाला देना है, पूरा रेफरेंस देना है, मतलब उसका आपका ऑथर टाइटल जैसे आप फिजिकल बुक का देते हैं वैसे ही देना है। उस पर आप लिख देंगे कि एक्सेस ऑन इतना, और वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे। जिन लोगों ने पूछा है क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। और इसको मैं फर्दर एक बार मैडम को भेज दूंगा, कुछ और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैडम आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड। यस सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ये सेशन भी बहुत फ्रूटफुल था। आपने बहुत सारी नई चीजें भी बताई हैं। सर, मेरी जानकारी के लिए सिर्फ एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेंडले हमने इंस्टॉल नहीं किया है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ जो रेफरेंसेस दिख रहा है आपका मेन्यू बार में, तो उस रेफरेंसेस का क्या यूज है? अगर हम लोग रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें कोई हेल्प मिलती है क्या? नहीं मैडम, वो फिर आपको मैनुअली, जैसे आप पहले करते आए हैं, फिर वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसमें कभी कभी मैंने इसका यूज किया है, वो एक फॉर्मेट देता है जहाँ पे हम भर के खुद से टाइप करके बना लेते हैं रेफरेंसेस। तो ये अगर स्टूडेंट चाहें तो इससे भी हेल्प ले सकते हैं। रेफरेंसेस का तरीका उसमें भी होता है बना हुआ। अच्छा, उसमें मतलब किस में कह रहे हैं मैडम, मैं समझा नहीं। नहीं, अभी जो आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस को क्लिक करते हैं, फिर इसमें नीचे में जो भी ऑप्शन आता है उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेट आती है। अच्छा। जैसा मैंने कभी किया था वो मैं बता रही हूँ। उस फॉर्मेट पे ही मैंने मैनुअली टाइप करके अपना रेफरेंसेस बना लिया था। पर आज के बाद आपसे सीखने के बाद मेंडले ही यूज करूंगी। पर जब तक मेंडले में फायदा क्या है मैडम कि आप पूरी की पूरी अपनी लाइब्रेरी, जैसे एज इफ इट इज योर ओन लाइब्रेरी, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सिर्फ सिंक करना होगा आपको, और वेब इंपोर्टर और आपका जो ये वर्ड प्लगइन है, ये इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी यूजर आईडी, पासवर्ड आपके पास जो आपने क्रिएट किया है, आप कहीं से भी, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी लैपटॉप से, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं काम। तो आपका क्या होगा, आपको हर बार ये नहीं देखना होगा कि कौन आर्टिकल कहाँ था। आप जैसे आप पूरी किताब पढ़ते हैं मैडम, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसी तरह से आप उसका नोट बना सकते हैं, उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, सब फैसिलिटी है उसमें। मुझे लगता है कि जो भी लाइब्रेरी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको मेंडले एक बार जरूर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए। मैडम, और आज अगर नहीं भी समझ में आया हो, जिनको पहले से जानकारी है या कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, तो उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी बातें। पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत कंप्यूटर में वीक हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आया होगा इतनी आसानी से, तो वो आप यूट्यूब करके देख सकते हैं या गूगल करके ये सीख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल मेंडले, हाउ टू वर्क विद मेंडले, और सब सीख सकते हैं। हमारे पास एक स्टेप वाइज हमारे एक कुलीग ने बनाया हुआ है ट्यूटोरियल, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। यू कैन शेयर दैट ट्यूटोरियल विद योर स्टूडेंट्स। वो बहुत ही अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है,
जी जी वो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, मैं आज ही होपफुली शेयर कर दूंगा वो ट्यूटोरियल, ताकि ओके सर। बाकी लोगों को भी बहुत क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने सेशन के टाइम को पूरा कंज्यूम कर लिया है और सर के कुछ 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही लग गए हैं। तो सबसे पहले तो ये सर को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आप अपना इतना बिजी शेड्यूल से भी आज का टाइम निकाला। मैंने संडे आपका पहले ही कंज्यूम कर लिया था उस दिन, तो फिर भी आपसे मिलना और आपसे ये सारी बातें जानना बहुत अच्छा लगा और बहुत कोऑपरेटिव आप भी हैं सर। जिस तरीके से मैंने कभी सोचा था कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से गाइड करें जो उनका रिक्वायरमेंट है उस तक हम पहुंच पाए, तो अगर हमने 10% 20% भी इनकी रिक्वायरमेंट को पूरी की है तो मुझे लगता है मेरा और आपका दोनों का मेहनत जो है वो सफल हो गया होगा। और अब बात है कि हम और आप तो इन सबको लगातार गाइड कर रहे हैं, अब कुछ इनसे सुन लेते हैं कि इनकी क्या इच्छा थी या क्या एक्सपेक्टेशन थे हमारे इस वर्कशॉप से। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से सारे सेशन को देखा हो, अगर वो रिप्रेजेंट करे अपनी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को कि वो क्या फील कर रहे थे और क्या चाहते थे और क्या क्या इनको मिला, तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी, पूनम सौ, गौतम, कोई भी चाहते हैं कि आप सामने आए, अपना वीडियो ऑन करें और हम सबसे शेयर करें कि आप अपना क्या फीडबैक देना चाहते हैं हम लोगों को, या आगे फ्यूचर में हम लोग और किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप बताएं तो हम सबको भी बहुत बढ़िया लगेगा। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्या कोविड का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, सिनेरियो है, इसे मैं अपने प्रपोजल में या अपने डिसर्टेशन में इस चीज को यूज कर सकती हूँ? कोविड में जो लर्निंग को आप जो सिनॉप्सिस बनाएंगे या आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल में डालना चाहते हैं कोविड सिचुएशन? यस मैम, टाइटल में। सर अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। मेरे ख्याल में चूंकि आपका डिफाइंड एरियाज है, वहां पे शायद स्कोप नहीं बनता है इसका, वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे वो देखने की बात होगी, किस तरह का सर टॉपिक अभी आप। जो मैंने प्रपोजल दिया वो तो एज अ सैंपल आज के वर्कशॉप के लिए, जो 2 दिन का वर्कशॉप है उसके लिए, बट जो मैं फाइनल प्रपोजल बनाऊंगी उसमें मैं कोविड वर्ड यूज कर सकती हूँ? कोविड में जो यूजेस हैं लाइब्रेरीज के, या फिर लाइब्रेरी से जिस तरह की हेल्प्स मिली है। देखिए, आपके मेरे ख्याल में चूंकि आपके डिफाइंड एरियाज है, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि ऐसे जब आप रिसर्च करते हैं या एमफिल करते हैं उसमें ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो पता नहीं इग्नू कितना अलाउ करेगा आपको उस काम के लिए, और कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि मान लिया कि आप ये लिखेंगे यूजर सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम या कोविड पीरियड, है ना, एक्सेस ऑफ लाइब्रेरी ड्यूरिंग द, तो ये पता नहीं उसको किस तरह से आप जस्टिफाई करोगे, वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट सोनली डिपेंड्स ऑन इग्नू। आई एम नॉट फ्रॉम इग्नू, सो आई कैन नॉट अश्योर यू that it will be whether it will be accepted or not. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। पूनम, मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि आप अगर चाहें तो इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे आप अपना एक आर्टिकल बनाइए, उसको किसी जर्नल में प्रिंट करवाइए, ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ के और इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा है। पर अगर आपको सिर्फ अपने डिग्री के लिए सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उस एरिया में ही रहिए जहाँ जो इंस्ट्रक्शंस आपको पहले गाइडलाइन में मिला हुआ है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोई भी स्टूडेंट, मोइनुद्दीन, आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वीडियो ऑन करिए, आप तो अभी फ्री हैं, आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं। अब हम एक वैलिडिक्टरी सेशन में आ गए हैं जहाँ से हम सबको अब मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में सर मैंने बिलिस भी डिस्टेंस से किया है। जिस तरह से आपने मतलब सिनॉप्सिस के बारे में बताया इतना अच्छा, मुझे तो नहीं लगा था कि डिस्टेंस में, पता नहीं बहुत ज़्यादा वरीड थे हम लोग कि कैसे मतलब कुछ लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में सर हम लोग अज्ञात थे, कभी इसके बारे में कभी कुछ किया नहीं था। लेकिन सर आपने इतना अच्छा से बताया कि लगभग 60 to 80% तो अभी हो गया, बाकी कुछ काम किया, बाकी कुछ बाकी है। तो सर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आगे भी कोई दिक्कत हो तो आप सपोर्ट करें। श्योर श्योर, हमारी तरफ से ऑल हम हमेशा अवेलेबल होंगे, और
मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर यहाँ पे सेंड कर दूँगा, चैट बॉक्स में आप देख लीजिए, मेरा ये नंबर है और ईमेल आईडी भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि अगर ज़्यादा कुछ ईमेल करना हो। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सर अपना नंबर दे रहे हैं या ईमेल आईडी दे रहे हैं तो सर को आप लोग परेशान मत करिएगा। जिस तरीके से आप मुझे किसी टाइम कुछ भी लिखते हैं, कॉल करते हैं, तो थोड़ा टाइम का, वर्किंग आवर का सर का अपना एंगेजमेंट होगा, अपने कॉलेज में क्लासेस होती होंगी, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आप लिख के छोड़ दीजिएगा, सर को जब भी फुर्सत मिलेगी आप उसको जरूर देखेंगे और देख के आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको भेजेंगे। सर मैंने बोलिए। सर मैंने जामिया डिस्टेंस से CIT का कोर्स किया है, तो वो इसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं लाइब्रेरी साइंस के लिए? कौन सा कोर्स किया आपने? CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या सीखा आपने उसमें? कुछ सीखने को मिला आपको? यस सर, उसमें तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, C++, जावा, और उसमें सर प्रोजेक्ट भी बनाया हमने। अच्छा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो डिप्लोमा चाहिए होता है। तो इसलिए देखिए, हेल्पफुल तो होगा आपको, जो कुछ भी सीखते हैं आप, कुछ भी जिंदगी में एवरी डे वी लर्न समथिंग, और हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि देखिए हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना जीवन में उतने हम सफल होंगे। तो वो तो उस हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है वो आमतौर पे हमने देखा है, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो होती है कम से कम आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो तो और अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली इसका एडवांटेज तो आपको रहेगा ही। कोई गर्ल्स किससे सामने आइए, अपना फीडबैक दीजिए। भास्कर, आप बोलना चाहते हैं क्या? जल्दी जल्दी करिए, सर को अपना क्लास भी देखना होगा। यस मैम। भास्कर, आप बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ जी बोलिए। दूसरे लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है। भास्कर बोलिए प्लीज। मतलब सबसे पहले मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। जिस टाइम से मैंने एडमिशन लिया मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे सिनॉप्सिस की जाए, कैसे क्या किया जाए, बट ये जो आपने वर्कशॉप मीटिंग रखी, वर्चुअल मीटिंग, ये काफ़ी बेनिफिशियल हुई मेरे लिए। मुझे आइडिया मिल गया कैसे क्या करना है। अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है तो बस ऐसे ही आप हेल्प करते रहिएगा मैम, हम लोग को काफ़ी सहायता मिल जाएगी। ओके, जरूर जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। राजेश बोलिए आप। हाँ सर, थैंक यू मैडम बोलने के लिए, मौका देने के लिए। तो जैसा अभी मैंने दोनों सेशन अटेंड किया मैडम, सर तो बहुत मैंने पहले भी बताया, चैट मैसेज में बताया कि सर बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इनको लाइब्रेरी साइंस की काफ़ी सारी, जितने भी काफ़ी सारे एरियाज हैं, बहुत इनको नॉलेज है। और मैं जब एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ही काम कर रहा हूँ अभी, और टाइम मुझे नहीं मिलता है उतना जितना मेरा वर्क प्रेशर है। JNV हाइलाकांडी आश्रम में मैं लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन जब से एडमिशन लिया था मैं ये सोच रहा था कि कैसे अपना डिसर्टेशन वर्क पूरा करूँ, कैसे करूँ, सोचता ही रहता था कि मैं परेशान हो रहा था बहुत। लेकिन आप इग्नू और आप लोगों ने जो ये सेशन हम लोगों के लिए कराया, और सर का जो नॉलेज हम लोगों को मिला इस दौरान, इससे हम लोग बहुत बेनिफिट लिए हैं मैडम। और अभी जो फ्यूचर में हम लोग सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन वर्क पूरा कंप्लीट कर पाएंगे तो इससे हमें बहुत लाभ मिल पाएगा। राजेश, एक बात बताएं कि अगर आप फेस टू फेस करते तो ज्यादा अच्छा होता है, या ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड किया है तो वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपको? मैडम मेरे लिए तो फेस टू फेस करना तो थोड़ा अभी डिफिकल्ट है मैडम, क्योंकि मैं कहाँ असम में हूँ और कहाँ ये पटना से हो रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन तरीके से जो हो रहा है, इससे भी मैं काफी मतलब बेनिफिट ले पा रहा हूँ मैडम, क्योंकि फेस टू फेस देख पाना और आप लोगों से मिल पाना, इतने लोगों के बीच में सबका अपना अपना ओपिनियन,
मैंने मैडम टाइम के अभाव की वजह से अपना जो सिनेप्सिस का जो प्रपोजल बनाया था कल रात में मैंने तैयार करके भेजा है मैडम। उसमें बहुत सारी कमियां थी, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता था, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया। लेकिन जितना नॉलेज मुझे मिला है उससे मैं काफी इम्प्रूव करके मैं अपना डिसर्टेशन सबमिट करूंगा मैडम। बहुत बढ़िया। मैं ये चाहती भी हूँ कि आप सब कुछ भी करें, थोड़ा ही काम करें, आधा अधूरा ही करें। अगर कोई काम मिला है आपको तो उसमें हाथ जरूर लगाएं। बहुत लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल नोट्स की तरह भी बना के भेजा है, पर मैं उनको भी अप्रिसिएट करती हूँ। वो अगर नहीं भी समझ पाए तो भी कुछ किया है उसने, है ना। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है वो भी, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं। आप जब भी भेजेंगे ना उसको हम लोग बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस वर्कशॉप का सिर्फ यही था कि आपको उस चीज में इन्वॉल्व कर दें, लिखना शुरू कर दें। आप जब लिखेंगे नहीं तो आप गलतियां नहीं करेंगे, अगर गलतियां करते हैं तो ही हम उसको सुधारेंगे ना, या फिर हम बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लिखा, रात में भी लिख के भेजा, आप वर्किंग है। और ये मुझे भी हमेशा ये लगता है कि मैं अगर फेस टू फेस कॉल करती हूँ लोगों को इंडक्शन मीटिंग के लिए या वर्कशॉप के लिए, तो फर्स्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, 9-10 के इससे ज्यादा कभी बढ़ती नहीं है। या फिर लगता है कि हम उनको जबरदस्ती से बुला रहे हैं, उनका कुछ और काम था, कहीं और कमिटमेंट था और उनको आना पड़ रहा है, तो वो जल्दीबाजी में होते हैं कि जल्दी से काम खत्म हो जाए और हम चले जाएंगे। पर आप सब जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, वहां ही बैठे बैठे अगर आप इस काम को कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी है जो हमको ये सब चीज करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। या कोई हमारा जम्मू में बैठा हुआ स्टूडेंट अगर अभी बैठ के यहाँ हमसे कनेक्ट हो जाता है, या फिर आप लोग कहीं फौज में भर्ती होते हैं और फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि हम ऑनलाइन वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम ऑफलाइन नहीं करते थे कभी। तो ये एक तरह से कोरोना की वेट है हम सबके लिए, ये हम सबको सिखाया है इन 2 साल में कि हम किस तरीके से बहुत सारे हर्डल्स को पार करते हुए भी और बेहतर कर सकते हैं। जो पहले हम नहीं करते थे वो कुछ भी करना शुरू कर दिया। मोइनुद्दीन भी बहुत अच्छा बना के भेजे हैं प्रपोजल, जो बना है इनका, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा भी है। उसमें थोड़ा सा बस कहीं कहीं जी, कुछ और अगर पहला प्रपोजल आपके द्वारा इन्हीं का आया था। जी सर, हाँ मैंने भेजा था मोइनुद्दीन का, मैंने खुद देखा था। उसमें बस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिखने में मुझे लगा कि कुछ कमी थी, जिसको अभी वो जो उनका पूनम का प्रपोजल है उससे वो देख के, और अगर उसको करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट करके दोबारा भी सेंड कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगी कि जो भी हमारी गर्ल स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, उनमें से कोई आए और अपना एक फीडबैक दें, ताकि हम लोग अपना सेशन जो है उसको आगे बढ़ाते हुए खत्म करें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रीति। मैम हम बोल रहे थे कि ये जो इस अभी प्रपोजल जमा करना है उसका हार्ड कॉपी भी रखना है, वो फिर हम लोग को सबमिट करना है क्या? नहीं नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने जो सीखा है उसका सैंपल दीजिए, आप क्या सीखे मुझे सिर्फ वो बताइए। फाइनल सिनॉप्सिस आप बिल्कुल तरीके से बनाएंगे, टाइप करके बनाएंगे, और उसको जो एड्रेस दिया गया है आपके हैंडबुक में उस पे उसको सेंड करना है, और उसकी हार्ड कॉपी ही सेंड करें आप, और उसकी एक कॉपी जरूर अपने पास रिटर्न करें। आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो अभी ये सेशन जो है वैलिडिक्टरी सेशन में, ये सवाल तो आपने पहले भी किया था और मैंने चैट बॉक्स में देखा भी है, ग्रुप में भी कर सकते हैं, पर आप इन सेशंस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो किसी और को मौका दीजिए। यस मैम, मैं तो मतलब ये लिखी नहीं थी, लेकिन अब मतलब जैसे सर बताए हैं उससे हमको कुछ समझ में आया है। अब आज हम ट्राई करते हैं इसको बनाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, यू आर वेलकम वेलकम। चांदनी और पूनम, आप में से कोई भी बोलना चाहेंगे? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप वीडियो ऑन करिए। चांदनी, प्रॉब्लम है मैम थोड़ा। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप बोलिए। मैम ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया है, इससे तो बहुत बहुत लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है हम लोगों को। एटलीस्ट हम लोग ये सीख गए कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एरर्स होते हैं, एरर करेक्शन होते हैं, लेकिन हम लोगों को इससे पहले आइडिया ही नहीं था कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। इस वर्कशॉप के थ्रू मैम इतना ज्यादा हेल्प हुआ, एटलीस्ट हम लोगों ने ट्राई किया। इससे हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है।
जिससे हम लोगों को आगे हेल्प मिलेगा कि हम लोगों का एरर ना होगा और एक बार में ही अप्रूव होके आ जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य भी यही था कि आप सब इस बात को समझें कि वर्कशॉप क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन फ्यूचर आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप में आप ये बता सकते हैं कि हमने ये वर्कशॉप में सीखा है, सर ने मुझे ये बताया था, आप ये गलतियां ना करो, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सीख के सिर्फ अपने पास रखेंगे तो शायद वो किसी दिन वो खत्म हो जाएंगी। पर आप अगर बताएंगे, जैसे कि मैंने बहुत सालों पहले कभी रिसर्च प्रपोजल बनाना सीखा होगा, पर आज तक अगर मुझे कुछ याद होता है तो सिर्फ आप सबको बताते बताते, ना कि मैं बैठ के पढ़ती हूँ। हर दिन कोई आता है कुछ पूछता है तो मैं उसके लिए खुद से पढ़ाई करती हूँ। आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने पूरा सीक्वेंस से टाइप करके बताया है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, किस तरीके से मेथोडोलॉजी यूज करना है। उतना टाइप करने में मुझे 1-2 घंटे लगे होंगे, कहीं से मटेरियल कलेक्ट किया होगा। तो आप सब भी एक दूसरे को हेल्प करिए। इसमें जो कोई भी बाकी के लोगों से ज्यादा जानता है या जो लोग लाइब्रेरी में पहले से काम कर रहे हैं, आप अपने ग्रुप को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको उसको काम को करने में कितना मजा आ रहा है, या करने वहां तक पहुंचने में आपने क्या क्या और डिग्रियां हासिल की हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि 1 वीक के बाद मैं शायद उस ग्रुप में ना रहूं, निकल जाऊं, पर आप सब उस ग्रुप में रहेंगे और आपके स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी रहेंगे टाइम टू टाइम आपको वो बताने के लिए कि आपको कब क्या जमा करना है, या आपकी कोई परेशानी होगी, या आपको गाइड अलॉट करेंगे तो भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो आप सब जुड़े रहेंगे। तो जिस तरीके से हम आप सबके लिए एक अच्छी भावना के साथ ये कार्यक्रम कर रहे थे, आप सब भी एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है वो उनको बताएगा कि आपने यहाँ गलत किया है, आपको ये सही लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए। आप सबका नंबर है, पर कभी भी कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे ये लगे कि हमने बेकार ही ग्रुप बना दिया। किसी एक दूसरे को कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सबकी वजह से। मैम अगर कौन कोई सा ग्रुप ईमेल है? आईडी शेयर करता है या फिर आप मोबाइल नंबर लेते हो तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, किसी और के साथ शेयर नहीं कीजिए। ये सब आजकल छोटी छोटी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत परेशानियां भी लाता है। तो हम एक तरफ तो हमारे प्रॉस भी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो आप सब एडल्ट हैं और बहुत सीनियर हैं, इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया और आप सबका नंबर सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप लोग इसको कहीं शेयर नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़े तो ही एक दूसरे से बात करें या उनको मैसेज करें। मैम हम लोग को भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, हम लोग को नहीं ऐड। मैम ये जो 2 डे वर्कशॉप, मैम जो ये हम लोग का 2 डे वर्कशॉप ग्रुप है, यही हम लोग का एमलिस ग्रुप है कि कोई और भी ग्रुप है मैम हम लोग के लिए? नहीं, जो हर साल मैं एक छोटा छोटा ग्रुप बनाती थी। पहले मैं काउंसलिंग करवाती थी तो उसमें जो बच्चे काउंसलिंग करने आते थे वो खुद ही क्रिएट कर लेते थे और उसमें मुझे ऐड कर देते थे। तो वो ग्रुप्स का काम बस काउंसलिंग के बाद ओवर हो जाता था। पर अभी जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं इस वर्कशॉप के लिए, उसका 2 डे ग्रुप है वो बना हुआ। उस ग्रुप में जब भी कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। जो रजिस्टर्ड नहीं भी है उसको भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो जो मेरे पर्सनल इस पे आप लोग भेजेंगे अपना नंबर तो मैं उसमें जरूर जोड़ दूंगी और आगे वो आपको शायद काम आता भी रहेगा। लेकिन ऐसा सच में कोई ग्रुप बहुत दिनों तक नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम के लर्नर्स हैं जिनका ग्रुप चलता है, तो जो प्रायोरिटी में होता है उसी को मैं हैंडल करते रहती हूँ। तो ग्रुप का ये काम अभी ये वर्कशॉप के बाद ही खत्म हो जाता है, पर 1 वीक तक आप सबके प्रपोजल्स देखने के लिए और सर के जो मटेरियल्स आएंगे उसको शेयर करने के लिए मैं आप सबके साथ जुड़ी रहूंगी। अंशु का सिर्फ यही प्रॉब्लम है, ग्रुप में जुटना है, और बाकी लड़कियों की तरफ से भी फीडबैक आ गया है। सर आपका भी आज का दिन कहीं जरूर कोई एंगेजमेंट है, आपको अपना काम भी करना होगा। तो मैं सबको एक बार फिर से, जिस तरीके से आप हमसे जुड़े हैं और जो लगाव हम सर और आप सबके बीच में पैदा हुआ है उसको हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे। इस पॉजिटिव नोट के साथ ही मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी जो आप सब इतने लगन से सुन रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में वो पॉजिटिविटी जरूर लेके आए हैं कि हम जो जानते हैं वो दूसरे से शेयर करेंगे। इसको आप कंटिन्यू रखेंगे और इन अच्छे विचारों के साथ हम लोग सब आज इस 2 डेज वर्कशॉप को यही खत्म करते हैं, और हम सब मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ऑफलाइन ऑनलाइन जो होगा उसके लिए हम सब जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुफियान। हम लोग का ई सर्टिफिकेट कब मिलेगा मैम? अभी आपको उस ग्रुप में मैं एक फीडबैक लिंक दूंगी, उस लिंक को आप जब पूरा फिल करेंगे तो आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे आपके ईमेल से चले जाएंगे वो सर्टिफिकेट।
ठीक है, उसके लिए आपको बदर होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी गूगल मॉर्निंग फॉर्म मैम। भेजूंगी, फीडबैक फॉर्म है वो, आप अपना फीडबैक इन राइटिंग, जैसे आप लोगों ने भी शेयर किया था उसी तरीके से इन राइटिंग आप बस क्लिक करेंगे, 2 मिनट लगेगा आपको, और उस फीडबैक के साथ ही आप जैसे सबमिट करेंगे, हो सकता है 2-3 मिनट के बाद में आपको आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है मैम, मुझे भी प्लीज ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। आप मेरा मैम एक नंबर नोट रिक्वेस्ट थी कीजिए, मैम। मेरा नंबर नोट करिए या किसी से पूछ लीजिए, ये खुद ही लिख देंगे, मेरे सबके पास मेरा नंबर होता है, आप मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं जोड़ दूँ। मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। जी मैम, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप एक जिन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया है सिनॉप्सिस, ठीक है, उनका एक सिनॉप्सिस लेके उसे आप समझाने की कोशिश करते कि इनका ये इनका यहाँ पे गलत है, इनका ये फॉल्ट है, ये ऐसे मैम नहीं, ऐसे ज्यादा ये तो बेनिफिट। बहुत गलत बात है। जब हमने बताया कि किसी की अच्छी चीज को देखिए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए, जिसने गलती की है उसके लिए भी मैंने ये कहा है कि उनकी गलतियों को हम क्यों सामने लाएं, वो मैम खुद ही रियलाइज मैम करें कि नहीं उन्होंने नहीं यहाँ मैम, पे जो गलत होता है किया है। आदमी गलतियों से ही सीखता है, ये नहीं है मैम। आप मेरा ही ले लीजिए, एक्चुअली मैं बना के भेजा हूँ, आप मेरे में आप बता सकते आप हैं कि मेरे में सनी, कहाँ आपका खामियां जो हैं। भी, आपका जो पर्सनल जो भी लेवल पे जहाँ पे मिस्टेक होगा ना सर, उसको वहाँ पे जरूर लिख के भेजे हैं, अगर नहीं भेजे होंगे तो मैं उनको बोलूंगी कि आपका सनी का खास तौर से अलग से इवेलुएट करके हमको भेजिए, मैं आपको बता दूंगी। बाकी जी मैम आप जो थैंक यू। सैंपल जो एक माना गया है कि स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए पूनम का, उसको आप लोग सब देख लें, और अपने आप का जो बनाया हुआ सैंपल है उसको देख लें, उस दोनों में देखें डिफरेंसेस कहाँ आ रही हैं। मैम किसी पूनम की जी का गलती और किसी की अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है, आप बस देखिए पूनम ने जो बनाया है वो एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं कि इस तरीके से बनना चाहिए, और जो स्टेप्स उसने फॉलो किए हैं वो सब एग्जैक्टली वही होने चाहिए, इसलिए बोला गया। उनके कंटेंट से आप बिल्कुल मतलब मत रखिए, उनके स्टेप से मतलब रखिए, आप उस स्टेप को उसने कैसे डील किया है, कैसे लिखा है, ठीक है ना, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो कौन से टेंस में लिखना चाहिए, जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसके लैंग्वेज में कौन सा टेंस यूज कर रही है वो, या फिर हम जब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, या फिर हम कभी हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर और टेंस भी चेंज होता है। इस छोटे से टाइम पीरियड में हम लोगों ने उसको इतना डील नहीं किया है। आपको काउंसलिंग क्लासेस अगर मिलेंगी तो आपके जो एक्सपर्ट आएंगे काउंसलर, वो शायद आपको बता सकेंगे, रिसर्च पेपर जब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं होता है काउंसलिंग, आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आप खुद भी उनको सर्च कर सकते हैं। रिसर्च राइटिंग में आपको टेंस का किस तरीके से यूज करना है, आप गूगल करके खोजेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, इंट्रोडक्शन के लिए मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे सेंटेंसेस के, तो वो आपको बहुत गाइड करेगा। अब आप लोग तो सवाल जवाब के सेशन को क्रॉस करके वैलिडेटरी सेशन के लास्ट में फिर से चले आते हैं वहीं पे जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। अभी भी आपकी इच्छा नहीं है कि शायद हम लोग इसको खत्म करें, पर ये मजबूरी है हम सबकी, टाइम हम सबके पास में ज्यादा नहीं है, और हमें भी अपने ऑफिस जाना पड़ता है, सर को भी अपना काम करना पड़ता है। आप सबके साथ में जुड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि सर अपना समय इतना ज्यादा हम सबके साथ दिए, और बिल्कुल दिल के साथ जो हम सबके साथ जो उनका अटैचमेंट हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, हमारे सारे स्टूडेंट उनके साथ जुड़े रहेंगे। खास तौर से इन वर्कशॉप ग्रुप के बच्चों के लिए हम ज्यादा ही अटैच्ड हो गए हैं इन 2-3 दिनों में, तो हम लोग इसको बहुत बखूबी इस रिश्ते को निभाएंगे, और सर को हम सबकी तरफ से, सारे स्टूडेंट्स की तरफ, इग्नू रीजनल सेंटर पटना की तरफ से और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से सर आपका बहुत आभार है, और थैंक यू सो मच। आप हमसे जरूर आगे भी जुड़ते रहिएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया थैंक मैडम यू सर। फॉर ऑल दीज काइंड वर्ड्स। हम सभी की तरफ से मैम और सर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मैडम को सारा क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इतना एफर्ट्स लगा के और इतना बढ़िया से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैंने अपनी मतलब इतनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कि कोई इतने लेवल पे सोचता है किसी के बारे में, क्योंकि अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं था ये कि इस तरह से हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये कमियां मुझे हमेशा खलती हैं। पर ये होता है कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं या जो हेड ऑफ द सेंटर होते हैं वो उनको ये सब इनिशिएटिव लेना पड़ता है।
इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे सबके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और इसको इतना बढ़िया ढंग से, मुझे नहीं मालूम मैं कितना आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा हूँ, लेकिन मैडम का जो पूरा का पूरा एफर्ट्स है वो बहुत सराहनीय है। और जैसा कि खास तौर पर के आप लोग ऑनलाइन इसमें मतलब डिस्टेंस मोड में है, तो यहाँ पे कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा, उनके लिए अगर ये फिजिकल अगर इस तरह का प्रोग्राम इन्होंने किया होता तो शायद उसमें सब लोग पहुंच भी नहीं पाते, जैसा कि मैडम का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपदा में अवसर की बात है वो हम लोगों ने उसको अचीव किया है। और मेरे लिए भी शायद मुश्किल होता कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं आपके साथ पटना आके ये शायद मेरे लिए मुश्किल होता अगर मैडम ने इनवाइट भी करती तब भी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सर्टेन एंगेजमेंट्स, तो मुश्किल हो जाता है कहीं से जाना। तो ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जुड़े, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ना और आप लोगों से बात करना, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। और कहीं कोई परेशानी होती है तो मैडम के माध्यम से या डायरेक्टली भी, मैंने आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि फ़ोन ना करिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, वो मुश्किल हो जाता है, मैं फ़ोन शायद अननोन नंबर हो तो पिक ना कर पाऊँ, कुछ करूँ, तो आप व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। So with these words, I thank once again the organizer, the entire team of Regional Center Patna for inviting me and for giving me this opportunity to be here with you during this two-day workshop. Thank you very much. Thank you once again. Shukriya, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, goodbye. All the best to Thank you, us. ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. मैम। My best wishes are with you. थैंक यू मैम। मेरे तरफ से भी सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक्स अ लॉट। ठीक है मैडम, इजाजत चाहता हूं मैं भी। Yes, sir, please. आपसे जुड़े रहेंगे और एक बार फिर जरूर शुक्रिया सर, मौका जरूर। देने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। दीपक जी Okay, का भी thank you, धन्यवाद, thank you, sir. डॉक्टर आयशा और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.